एक वेब सीरीज आई थी कुछ दिन पहले, खाकी द बिहार, जिसपे चंदन महतो के नाम से एक किरदार था। अभी वो किरदार बताते हैं कि बिहार के ही एक अशोक महतो हैं, जिनसे वो किरदार बहुत मिलता जुलता था। बल्कि अशोक महतो ने उससे किनारा कसा है कि वो हमें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उनको चुनाव लड़ना था और वो माननीय आपके लालू यादव जी के पास गए थे। उन्होंने बोला शादी कर लें, इसलिए उन्होंने कल अभी 60 के अप्रॉक्स की उम्र में उन्होंने शादी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। इस समय हम चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इस समय हम बिहार में हैं और बिहार की राजधानी पटना में है। पटना के आरजेडी के प्रदेशीय कार्यालय पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चुनावी चर्चा पे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पे आरजेडी चुनाव लड़ रही है, इनके इंडिया गठबंधन में इनको कितनी सीटें मिल रही हैं, और सारी इन सब बातों पर चुनाव चर्चा हम करेंगे एजाज अहमद जी के साथ, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत धन्यवाद। किन किन मुद्दों पे आरजेडी चुनाव लड़ रही है और तैयारियां क्या चल रही हैं इस समय वार रूम में? देखिए, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है। हमारा मुद्दा है महंगाई का, हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार को जो शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया गया है, उसके खिलाफ जनता का जनमत खड़ा करने का। हमारा मुद्दा है गरीबों को और गरीब जो बनाया जा रहा है, और जिस तरह से ये अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाभ वाली कंपनियों को बेच रहे हैं, और हमारे दो की नीतियां अपना करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने का जो नीति चला रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों के बीच में जो हमने काम किए हैं वो जनता के बीच में बताने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में हमने जो रोज़गार और नौकरी परक राजनीति को नया आयाम दिया है, उससे पूरे राज्य भर के लोगों का विश्वास महागठबंधन सरकार के प्रति बना, और महागठबंधन का जो एरा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमने जो 3 मार्च को पटना में जन विश्वास महारैली की, उसके बाद से लोगों का जो विश्वास मिला, उससे जो परिवर्तन का आगाज़ हुआ है और जो परिवर्तन का बयार चल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज लोग मोदी और मोदी की नीतियों से कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये भरम और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं, ये नौजवानों को रोज़गार के मामले में ठगी का शिकार बनाने वाले लोग हैं, ये जनता और जनता के हितों के प्रति, जनता के लिए, जनता के साथ कोई इंसाफ करने वाले लोग नहीं हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को ये प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हम लोग कभी साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं जो जनता और जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए भाजपा खेमे में और एनडीए खेमे में जो बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, और उनको इस बात का डर है कि जनता मुद्दों के आधार पर मोदी को घेर चुकी है, और मोदी जिस तरह से घिर गए हैं उससे निकलने का बार बार उपाय कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो कल तक भाजपा के लोग कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको स्थिति ये आ गई है कि वो छोटे छोटे दलों को एक एक सीट दे करके कर रहे हैं यारी। इसका मतलब है कि उनकी राजनीति और उनकी राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ के लिए है, उससे आगे ये कुछ सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए जनता के बीच से आवाज़ें आ रही हैं कि हमको परिवर्तन करना है, और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छा, नीतीश जी के नीतीश जी से आपका जो अलगाव हुआ है, उसके बाद आपने कांग्रेस को तेवर दिखा दिए हैं। 40 सीटों में से आपने 30 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी दी है, और कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिल रही हैं, ऐसा आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन विचारों का गठबंधन है। महागठबंधन एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव का गठबंधन है, और यहाँ पर हम लोग किसी को नीचा और ऊंचा नहीं दिखाते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारा गठबंधन कंप्लीट हो गया, वो समझौतावादी राजनीति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार समझौते पर समझौता कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ सभी दल मिल करके पूरी एकजुटता के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, और वो जब चुनाव के गठबंधन की घोषणा होगी तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि हम कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है, वामपंथी दल कितने सीटों पर लड़ रही है। क्या साराइयों पर कोई राजनीति वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है, और क्या साराई करने वाले लोग किनके लिए राजनीति कर रहे हैं ये सबको पता है।
चुनावी चंदे की जो फाइल बिहार में खुली है, उसमें जो ब्रांड घोटाला जो हुआ है फाइल का, उसमें आरजेडी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, बीजेपी ने भी उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उस पर आप क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो मामले छुपाए जा रहे थे और जिस तरह से 3-3 बार टिप्पणियां की हैं, यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के स्तर से बड़े घोटाले हुए हैं, बड़े गड़बड़ झाले हुए हैं, जिसको छुपाने के लिए तरह तरह का प्रपंच किया जा रहा है, तरह तरह का खेल किया जा रहा है। लेकिन थैंक्स टू सर्वोच्च न्यायालय जो सारे मामले को स्पष्ट रूप से सामने लाने का दिशा निर्देशन दिया है, और हम समझते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पष्ट रूप से सब चीज़ सामने आ जाएंगी। और जनता दल यू के नेता जो कहते हैं कि कोई आया और लिफाफ लेकर के रख करके चला गया, 10 करोड़ का लिफाफ आपको रख करके चला गया, आपने किसी को खबर नहीं किया, आपने पुलिस को एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया, तो इसका मतलब है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को कहते हैं कि हम अलग तरह की राजनीति करते हैं। तो ये अलग तरह की राजनीति का जो आपने नमूना पेश किया है, ये स्पष्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कृत है, उसी तरह का कृत आपका भी है। और आप लोग मिलजुल करके जो देश और देश की जनता की गाढ़ी कमाई को उन उद्योगपति मित्रों के माध्यम से लूटने का काम किया है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा, प्रथम चरण का जो चुनाव है वो औरंगाबाद, नवादा, गया, इन जगहों पे चुनाव है 16 तारीख को, और इसमें किन शायद नाम की सूची आ गई है क्या? देखिए, हमारे यहाँ अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। सब कुछ जब स्पष्ट हो जाएगा तो सब सामने मामले आ जाएंगे। अभी जो भी उम्मीदवार होने वाले या जो उम्मीदवारी की स्थिति में हैं, उनको नेतृत्व के स्तर से कह दिया गया है, वो अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के काम करना शुरू कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से बैठक कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव और चुनाव के बीच में जनता और जनता से मिलना भी आवश्यक होता है। इसीलिए जो भी उम्मीदवार होने वाले हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के काम करने के लिए कह दिया गया। जैसे ही अधिकृत रूप से सूचना आप लोगों को जारी कर दी जाएगी, सभी लोग अधिकृत रूप से प्रत्याशी के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। आरजेडी के जो करीबी विधायक हैं उनके घर छापा भी पड़ रहा है। इस पर ये छापे की जो राजनीति चल रही है, या छापा ईडी का जो उनके जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके जो विधायकों घर छापे पड़ रहे हैं करीबी, इस पर जनता की जो प्रतिक्रिया है उस पर ऐसा तो वो जानेगी ही जनता की कुछ तो कुछ काम किए होंगे तभी घोटाला हुआ है। देखिए, जनता सब जानती है, जनता को भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा था कि 72,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी सबसे बड़े घोटालेबाज देश के अजीत पवार के संबंध में उनको 4 दिन बाद आपने महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया। कौन सी राजनीति है, कौन सी सोच है, स्पष्ट कीजिए। और उनको आप अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके भ्रष्टाचारी से सदाचारी बनाया। ये कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये बताइए ना, इससे जनता को अवगत कराइए ना। जनता ये जानना चाहती है, और जनता को भी पता है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। विपक्षी दलों को बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो। आपने एक बार सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि घोटाले में भी आदर्श होते हैं, और उसी आदर्शवादी घोटालेबाज को प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में अपने साथ मिलाया, अशोक चौहान को, और उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंचाने का काम किया। कौन सा आदर्श आपने प्रस्तुत किया है, स्पष्ट कीजिए। कौन सी राजनीति है, आप स्पष्ट कीजिए। दोहरी राजनीति इस देश की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी देख रही है, और देश की जनता को भी पता है कि जो आपके साथ हैं वो भ्रष्टाचारी, सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाते हैं। जो विपक्षी दलों के साथ हैं वो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उनके घर एजेंसियों को भेज करके उनको बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो। यही आपका कृत्य है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा, पशुपति पारस जी बहुत ही एक टाइम था खास हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के उच्च स्तरीय जो नेतागण थे उनके बहुत खास थे। बहुत सारी सीटें भी उनको यहाँ बिहार में दी गई थी, सीटों पे उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी, एनडीए के बहुत अहम हिस्से थे। लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दे के भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने हनुमान को, नरेंद्र मोदी के हनुमान को जगह दी है और पशुपति पारस को उनको दरकिनार किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती है।
पहले चचा को इस्तेमाल किया, भतीजा को फेंका, अब भतीजा को इस्तेमाल कर रहा है चचा को। इनको परिवार के प्रति भी संवेदना नहीं है। ये परिवारवादियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन परिवार के बीच में लड़ाओ और अपना राजनीतिक हिस्सा दो, ये इनकी नीति है और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकती है और उसी हद का परिणाम है इस तरह का राजनीति। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो दलित प्रेम है उनका वो भी स्पष्ट रूप से झलक गया। वो दलितों को अपमानित करने पर गौरवान्वित महसूस करती है। इस तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं दलित समाज को अपमानित किया है। ये स्पष्ट रूप से अब जनता ही उनसे सवाल कर रही है और जनता पूछ रही है कि आप कौन सा कृत्य कर रहे हैं जो आपको परिवार के प्रति या परिवार के लोगों के प्रति भी कोई संवेदना नहीं है। एक वेब सीरीज आई थी कुछ दिन पहले, खाकी द बिहार, जिसपे चंदन महतो के नाम से एक किरदार था। अभी वो किरदार बताते हैं कि बिहार के ही एक अशोक महतो हैं जिनसे वो किरदार बहुत मिलता जुलता था, बल्कि अशोक महतो ने उससे किनारा कसा है कि वो हमें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उनको चुनाव लड़ना था और वो माननीय आपके लालू यादव जी के पास गए थे। उन्होंने बोला शादी कर लें, इसलिए उन्होंने कल अभी 60 के अप्रॉक्स की उम्र में उन्होंने शादी की है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। क्या ये सही खबर है? देखिए, आप लोग बेखबरों की खबर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सबसे पहले तो जो खबर था, जिस तरह से कविता सिंह को खरमास में शादी करवा करके टिकट दिया था जनता दल यू ने, उस पर तो आप लोग कभी खबर नहीं बनाते हैं, उसके संबंध में कभी चर्चा नहीं करते हैं। जो अभी हमारे दल से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे दल में अभी नहीं आए हैं, उनको आप हमारे दल से जोड़ करके राजनीतिक जो उपमा दे रहे हैं, ये किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जब मामले सामने आएंगे उसके बाद अगर कोई प्रतिक्रिया लेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये अगड़ा बनाम पिछड़ा के संघर्ष के लिए बिहार की भूमि तैयार हो रही है क्या? देखिए, हम लोग ना अगड़ा करते हैं ना पिछड़ा करते हैं। हम लोगों का समग्र सोच सभी जाति, सभी समूह, सभी वर्ग को आगे लेकर के चलने पर। आपने देखा होगा तेजस्वी जी जब 17 महीने सरकार में रहे तो नौकरियां दी सभी वर्गों के लोगों को, कोई पिक एंड चूज़ नहीं दिया। जो आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई उसमें 75% किया, सभी जातियों के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया और पहला बिहार राज्य बना जिसने EWS को कानूनी तौर पर मान्यता दे करके 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और इस मामले को कोई नहीं भूलने वाला है कि बिहार ने जो आरक्षण व्यवस्था 75% की है उसको हमें 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। ये कौन सी राजनीति है, इसको स्पष्ट करें भाजपा के नेता, भाजपा के लोग। चूँकि जनता के बीच में बेहतर लफ्ज़ों से, बेहतर संस्करणों से वो अपनी बात तो रख सकते हैं, लेकिन जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। यही भाजपा की पहचान रही है। अच्छा, यादव जी ने पता ही होगा, एक यादव जी ने कांग्रेस में अपनी पूरी पार्टी के साथ विलय कर लिया है। उसको यहाँ के जो पिछड़ी जनता है वो बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा आरजेडी को नुकसान होने वाला है इससे कांग्रेस के साथ। देखिए, इस तरह के राजनीति को जो लोग प्रस्तुत करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं तो लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है, लोगों में बौखलाहट क्यों है, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जब हमारे साथ, हमारे गठबंधन के साथ कोई पिछड़ा वर्ग का, जो समाज के सोच का लोग जुड़ता है तो उसको आप दूसरे दिशा में ले जा कर के कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसी राजनीति ना कभी किए हैं ना कर सकते हैं। हम लोगों का सोच स्पष्ट है कि जो जनता और जनता के लिए, जो जनता के हितों के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़ा रहे, उसको पार्टियों के द्वारा सम्मान देना चाहिए और उसी नीति के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पप्पू यादव जी जो है उसको आरजेडी में अपने आप को कहीं उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या बड़े नेता के तौर पर वो नहीं है, उनको सीटें मिली इसलिए वो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आती है तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? देखिए, क्या साराइयों की राजनीति नहीं होती है और अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जो देश की जनता खड़ी है उस पर चर्चा कर लीजिए। जब आएगा विधानसभा के चुनाव का समय
तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा, अभी बाहर बच्चे धरना दे रहे थे, उसमें हाई स्कूल और इंटर की जहाँ से आपने पास किया है, कुछ ऐसा मुद्दा था कि इंटर और जी इंटर और उसके देखिए, वर्ष 2023-25 के लिए कॉलेज में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है, उन विद्यार्थियों को 11th का एग्ज़ाम के बाद, उनके रजिस्ट्रेशन के बाद बिहार सरकार और बिहार का शिक्षा विभाग एक फरमान जारी करता है, तुगलकी फरमान, कि आप 1 अप्रैल के बाद कॉलेज के विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे। जबरिया उनको स्कूलों में भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। और सबको पता है कि जिन स्कूलों में आप भेजना चाहते हैं उन स्कूलों में पहले से विद्यार्थी हैं, वहाँ ओवरलोड पहले से है। तो ये विद्यार्थी जो कॉलेजों से उन स्कूलों में जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज का बच्चा, आदिवासी का बच्चा कॉलेजों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हासिल कर सके। और आप नई शिक्षा नीति के नाम पर जिस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, ये आपकी सोच स्पष्ट रूप से दिख रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी कि पार्टी की क्या स्थिति है, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इन सभी चुनावी मुद्दों के लिए आप बने रहिए। आप देख रहे हैं संपन्न भारत।